जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है दोस्तों थर्सडे 5 सितंबर 2024। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें सारी डिटेलिंग आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की, वो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें कवर होंगी। यहाँ पे महाराष्ट्र का इलेक्शन के बाद यहाँ पे सीएम चुन के आए हैं, वो भी देखा जाएगा। और कुछ आपके पंजाब में कुछ छोटे मोटे इश्यू हुए हैं, उसको देखा जाएगा। पोलावरम डैम की बैकग्राउंड डिटेलिंग देखी जाएगी, साथ में उसकी लोकेशन के और पोलावरम की बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी प्लास्टिक की, जो आपके साउथ कोरिया में हुई थी। उस एडिटोरियल को अच्छे से देखा जाएगा, किस प्रकार से जो इम्पैक्ट कर रहा है पोल्यूशन को, वो सारी चीजें देखी जाएगी। एडिटोरियल की बात करें तो क्या हम साउथ कोरिया का जो इश्यू निकल के आ रहा है अभी रिसेंटली, वहां के प्रेसिडेंट की, वो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग देखी जाएगी। और यहाँ पे कैश ट्रांसफर का कितना अच्छा उपयोग हो रहा है वो देखा जाएगा एडिटोरियल में। 2.5 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ है यहाँ पे, किस चीज से, तो फास्ट टैग के थ्रू यहाँ पे जो भी टोल टैक्स पे करते हैं हम लोग, उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी यहाँ पे देखी जाएगी। सारी चीजें देखने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ आर्टिकल निकला है सेंसस को लेके, वो भी देखा जाएगा। इंटरनेशनल इश्यू को देखा जाएगा जो यहाँ पे, और आपकी नोबेल अवार्डी यहाँ पे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, इनकी डिटेलिंग भी देखी जाएगी। तब जाकर के यहाँ पे समापन की तरफ पहुंचेंगे। तो ये पूरी डिटेलिंग थी दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं फ्रंट पेज के न्यूज से। बात करी जा रही है महाराष्ट्र के सीएम के रेस में। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के सीएम के रेस में फडणवीस, जो फार्मर सीएम हुआ करते थे, उनको कुर्सी दे दिया गया है। अब पैनल मिलकर तय करी है कि इन्हीं को सीएम बनाया जाए। देखिए हंसता हुआ चेहरा यहाँ पे दिख रहा होगा, काफी प्यारा। और यहाँ पे मिडिल में बैठे हुए हैं, बता रहे हैं ये जो अभी कंकरेंट सीएम थे, अब यहाँ पे आउटगोइंग सीएम हो जाएंगे ये। और यहाँ पे नेक्स्ट तीनों कैंडिडेट लोग मिल के आपस में काफी अच्छा पोज यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए इतनी हंसी तो पहले कभी देखी ही नहीं गई थी। इसी से सिद्ध होता है कि कुछ बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रुक जाता है। अब यहाँ पे बात क्या निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में सीएम चुन लिया गया है। तो देखेंगे आगे किस प्रकार से गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट चलती है, जो आपको देखने को मिलेगा। यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं, और यहाँ पे शायद पीएम और यूनियन मिनिस्टर दोनों लोग जाएंगे इनकी सेरेमनी में। तो ये महाराष्ट्र की इलेक्शन में अगर बात करें तो यहाँ पे ये लोग जीत के आए हुए हैं। अब यहाँ पे पंजाब चंडीगढ़ की इश्यू अगर देखा जाए तो जो आपका गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वहां पे जो फार्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है पंजाब के और शिरोमणि अकाली दल के लीडर सुखबीर सिंह बादल, उनके ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है जो प्रो खालिस्तान है लीडर, प्रो खालिस्तान लीडर ने इनके ऊपर शूट आउट किया है। तो यहाँ पे गोली चलाई है, बाल बाल बचे हुए हैं, और इनको पुलिस अरेस्ट भी कर ली है, जो भी व्यक्ति यहाँ पे गोली मारी है। तो एक्यूज को आइडेंटिफाई किया गया है नारायण सिंह चौरा के रूप में, और ये शूट करने पहुंचे थे यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है गोल्डन टेम्पल अमृतसर। बाद में इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो ये पूरी की पूरी समस्या थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि फ्रंट न्यूज पे यही सारी चीजें निकली हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक, तो यून को यहाँ पे इम्पीचमेंट फेस करना पड़ रहा है। इम्पीचमेंट क्या होता है, जब भी आप कोई ऐसा चीज मान के चलिए हाउस आपके अगेंस्ट में कोई चीज करती है और आपको अगर रिमूव करना चाहती है उस पोस्ट पद से, तो इम्पीचमेंट का चीज लेकर के आती है। अपने भारत में प्रेसिडेंट के लिए भी इम्पीचमेंट आता है, इसी तरीके से यहाँ पे साउथ कोरिया में भी इम्पीचमेंट वाली प्रोसीजर चल रही है। देखते हैं क्या चीजें निकल के आती हैं। वो सारी चीजें अगर सही मायने में चलेंगी तो वो चीजें कवर होंगी, साथ ही साथ एडिटोरियल भी इस पे आएगा, ये तो श्योर हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे पोलावरम डैम प्रोजेक्ट। ये दोस्तों काफी अरसे से ये न्यूज में है पोलावरम डैम। पोलावरम डैम की अगर बात करें तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है दोस्तों। इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में क्या आता है, डैम सभी लोग जानते हैं, बांध को कहते हैं, और पोलावरम डैम, इस प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में क्या चीजें निकल के आ रही हैं। इसमें इरिगेशन वाली सुविधा दी जाएगी, वाटर कंजर्वेशन की सुविधा, मतलब स्टोरेज
यानी कैनाल सिस्टम इससे दिया जाएगा। हाइड्रो पावर की बात करी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कई सारे उपयोग हैं, छोटे छोटे कैनाल्स और अलग जगह जहां पे सूखे हैं, पानी नहीं पहुंचते, वहां तक भी पानी को पहुंचाने का कार्य करेगी। तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसके एक फेज को हम सब कंसीडर कर रहे हैं, ओनली वन फेज। दूसरे फेज की अगर बात करें, दूसरे फेज में प्रॉब्लम क्या निकल के आता है? दूसरे फेज में जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जैसे कि ट्राइबल पीपुल, वहां के इंडिजिनस पीपुल रह रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो अपने हैबिटेट को छोड़ के, अपने प्लेस को छोड़ के वो कहीं और माइग्रेट होंगे। उनके लिए गवर्नमेंट क्या प्लान बना के लेके आई है? क्योंकि लैंड जो होता है केवल एक पीस ऑफ लैंड नहीं है उनके लिए, वो उनका वहीं पे जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, वहीं पे उनका पालन पोषण हुआ है, उससे वो कनेक्टेड होते हैं। खास करके ट्राइबल पीपुल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे विलेज भी होंगे जो उसके चपेट में आएंगे, डूब जाएंगे। क्योंकि जब ब्रिज पे ब्रिज पे कह रहे हैं, नदी पे, गोदावरी रिवर पे जब ये चीजें प्रोजेक्ट बनेंगी तो बहुत सारा रिजर्वायर एरिया भी कवर करेगा, यानी पानी का एरिया जो होगा ये कवर करेगा, जिसके कारण ये एरिया डूब जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी। सबमर्ज हो जाएगी तो यहाँ पे जो भी ह्यूमन बींग रह रहे हैं वो उनको कहीं डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो उनको क्या मुआवजा मिला है, उनकी क्या कंसेंट ली गई है, ये सब भी बहुत बड़ा इशू निकल के आ रहा है। तो दो स्टेट के बीच में इशू निकल के आ रहा है, एक उड़ीसा और एक आंध्रा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी यहाँ पे इशू है, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा और आंध्रा के बीच में इशू निकल के आ रहा है कि पोलावरम डैम प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश कमिश्नरी की मीटिंग हुई है, वहां पे अपने इशू को समझाते हुए नजर आ रहा है। तो ये तो थी थोड़ी सी बैकग्राउंड, लेकिन अगर सही मायने में लोकेशन को देखा जाए तो ये लोकेशन है कहाँ? तो कुछ लोकेशन दोस्तों इसका इस वाले लोकेशन में पड़ता है जो आपको मैं बता रहा हूं। बात करी जा रही है अगर इस डैम की, तो आप देख सकते हैं यही है गोदावरी रिवर जो निकल के यहाँ पे आके मिल जाती है। तो ये इलूरी डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट गोदावरी, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में यहाँ पे डैम बनाने की, पोलावरम डैम बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पिक्चर में जो दिया हूँ काफी यहाँ से चीजें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे इसके आसपास यनम डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, कई बार मैं बताया हूँ। पुदुचेरी की एक डिस्ट्रिक्ट यनम, वो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है। उसके बाद कराईकलल और पुदुचेरी आपके तमिलनाडु में पड़ती है। माहे की बात करें तो केरला में पड़ती है। तो कुछ पुदुचेरी की भी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशंस भी आपको पता होना चाहिए। नदी की फ्लोइंग यहाँ से लेकर के यहाँ से है। अब ये आती है आपको बे ऑफ बंगाल में नदी मिल जाती है। इसी नदी के ऊपर इम्पाउंड किया जाएगा, यानी बनाया जाएगा पोलावरम प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत की अगर डिटेलिंग देखे जाए तो बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसका मतलब आपको समझाई दी है। सिंचाई के उद्देश्य से कार्यरत होगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के उद्देश्य से कार्यरत होगा, पानी की सप्लाई भी करी जाएगी, तो इसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है वो गोदावरी रिवर पे यहाँ पे करी जाएगी। इलूरी डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में यहाँ इस लोकेशन पे कवर कर रहा है। नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस इसको दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो बैक वाटर फैलेगी वो आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में जाकर के फैलेगी, तो वहां के लोग डिस्प्लेस होंगे। वही क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों। तो ये जब तक डिस्प्लेस होंगे वहां के ट्राइबल पीपुल, और सबसे ज्यादा ट्राइबल पीपुल कहाँ पे रहते हैं? सबसे ज्यादा ट्राइबल पीपुल इन्हीं ईस्टर्न वाले बेल्ट में रहते हैं। अगर बात करें सही मायने में, ये देखिए ये वाला पूरा बेल्ट बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेटेड बेल्ट है। तो वहां के लोग कैसे डिस्प्लेस होंगे, उनकी क्या आवश्यकता है, क्या गवर्नमेंट उनके लोगों को सुन रही है, उनकी इश्यू को, कंप्लेन को, प्रॉब्लम को कंसीडर कर रही है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए यहाँ पे कि इस डैम के बनने से कितना लाभ होगा और कितना हानि होगा, इन दोनों चीजों को कंसीडर करना चाहिए। ये कवर करती है फेमस पापी कोंडा नेशनल पार्क, यहाँ पे है, उस रिजर्वायर को कवर करती है। साथ ही साथ नेशनल वाटर वे 4 भी कंस्ट्रक्शन फेज में है। और क्या ये चीजें चल रही हैं? तो जस्ट इसी के साइड, रिवर के साइड ये चीजें
चलती हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 2004 में हुई है। 29 तक कहा जा रहा है कि निर्माण संपन्न हो जाएगा। ऑनर और ऑपरेटर पावर दोनों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए यहाँ पे लोग आंध्रा और उड़ीसा गवर्नमेंट की बैठक चल रही है। तो यही इम्पैक्ट कर रहा है हाईलाइटेड को, कंसर्न को, जो आपको मुझे बतानी थी। आशा करते हैं जो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पर दिया उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे मैं क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उसका अगर कोई भी समाधान होगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फेसबुक वाले प्लेटफॉर्म पे जरूर से शेयर कर दें। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत भी है। यहाँ पे अगर बात करें तो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं और चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। इससे क्या होगा, जो भी अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ आप तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुँच जाता है, तो इसका आप लाभ आसानी से उठा सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप जाकर के इसको शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनका लाभ इस वीडियो से जरूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या एडिटोरियल है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक ट्रीटी जो अभी रिसेंटली हुई है उस ट्रीटी को लेकर के बात चल रही है। इस ट्रीटी में दोस्तों साफ साफ पहले कहा गया था कि इस ट्रीटी पे काफी अच्छे से फोकस करना है, लेकिन सही मायने में बताया जाए ये प्लास्टिक का जो ट्रीटी था ये बहुत हद तक फेल हो चुका है। और कहाँ पे हुआ है, तो साउथ कोरिया में हुआ है ये चीजें। साउथ कोरिया में ये चीजें हुई हैं। अब प्लास्टिक ऐसा चीज है आज के अगर परिदृश्य में देखा जाए, प्लास्टिक का नीड यूजेज इन नीड एंड यूजेज को देखा जाए तो आपका एक टूथपेस्ट से लेके ब्रश से लेके आपके घर का निर्माण तक यानी हाउस कंस्ट्रक्शन तक आप उन चीजों को प्लास्टिक से भरे हैं। डेली बेसिस नीड जो है वो भी आपकी प्लास्टिक से भरी है। आपकी फ्रिज के अंदर जो बॉटल है वो भी प्लास्टिक का, जो फ्रिज है वो भी प्लास्टिक, आपका जो फिल्टर है वो भी प्लास्टिक और 1 लीटर बॉटल खरीदते हैं वो भी प्लास्टिक। सोचिए किस हद तक प्लास्टिक हम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट तो होता ही होगा ना कुछ, उसी इम्पैक्ट की यहाँ पे बातें करी जा रही है। उस इम्पैक्ट को अगर देखा जाए हम लोग तो यही कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा कि बहुत बड़ा फेलियर हो गया है। यहाँ पे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो अभी चल रही थी यहाँ पे उसको लेकर के ये फेलियर है, कोई भी सही एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन यहाँ पे 2022 में पास किया था कि इंड करिए, प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना है और मरीन इन्वायरमेंट में जो हार्म पहुंच रहा है उसको जोड़ करके भी ये देखता है। क्योंकि मरीन की अगर बात करें तो इस पिक्चर से आपको समझ में आएगी। देखिए जो भी चीजें, ये एक ब्लू व्हेल है दोस्तों, ब्लू व्हेल, ये फिश नहीं है, ये ममल है, याद रखिएगा, इट्स नॉट फिश। इसके अंदर से देखिए कितनी सारी प्लास्टिक निकल के आ रही है। ये पिक्चर क्या दिखा रहा है अपने आप में, बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। किस चीज से, प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक का पूरा सही उपयोग अगर नहीं करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम अगर नहीं हटाएंगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम निकल के आएंगी। दूसरी, जो भी छोटे छोटे प्लास्टिक के केन्स हो गए, आपके स्ट्रॉ हो गए, आपके ग्लासेस हो गए, प्लास्टिक बैग हो गए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अगर आप इनका सही प्रकार से कलेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो कलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन करके इसका रिसाइकल नहीं हो रहा है, रिसाइकल नहीं हो पा रहा है तो रीयूज नहीं हो पा रहा है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग कहीं भी पी करके, बॉटल, ग्लास, कुछ भी छोटी छोटी चीजें हैं, कप्स, उसको फेंक दे रहे हैं और वो डिग्रेडेबल है ही नहीं, वातावरण में डिग्रेडेबल नहीं है, वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में आने वाले समय में टूट जाता है, जिसके कारण प्लांट से लेकर के ह्यूमन के ब्लड तक प्लास्टिक पहुंच जा रहा है।
तो इसी कारण से यहाँ पे एक व्हेल मछली के अंतर्गत ही इतना प्लास्टिक निकाला गया है। ये पिक्चर आपको डिनोट कर रहा है, क्योंकि हम लोग ओशियन को क्या मान लिए हैं, कोई भी कूड़ा कचरा हो वो ओशियन खा लेगी, उसको कंज्यूम कर लेगी। वो कंज्यूम नहीं करेगी, वो साइकिल चलती है और उस साइकिल से दोस्तों आप तक चीजें निकल के आएंगी ही आएंगी। तो इस साइकिल से हम सभी लोगों को जुड़े हुए हैं। हाइड्रो साइकिल तो जुड़ा हुआ है, आप तक चीजें पहुंचा ही देगा। उसी की बात यहाँ पे कर रही है ये चीजें एडिटोरियल में, जो आपको मैं बता रहा हूँ। यूएन का रिजोल्यूशन आया था 2022 में, यहाँ पे हिस्टोरिक बातें बोली गई थी कि कहीं ना कहीं प्लास्टिक पॉल्यूशन को हमको सही प्रकार से एड्रेस करने की जरूरत है और इसमें ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। एकजुट होकर के आइए, सारे के सारे ग्लोबली बात करे जाए, यहाँ पे एकजुट होकर के आएंगे। 170 कंट्री यहाँ पे इकट्ठे हुए थे बुसान में रिसेंटली, साउथ कोरिया का सिटी है ये यहाँ पे, और इसी प्लास्टिक ट्रीटी का 5वां राउंड चल रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई भी समाधान नहीं निकला, इसको फेलियर बताई जा रही है। मास कंजम्पशन बढ़ गई है प्लास्टिक की, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हो रहे हैं हर प्रकार से, बॉडी ऑफ द एनिमल से भी चीजें निकल रही हैं। लैंड तो लैंड सी भी नहीं बचा है, ना लैंड बचा है ना समुद्र बचा है, हर जगह प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। इस प्लास्टिक की अगर बात करें तो आप समझ ही सकते हैं क्या कंडीशन हो रहा है। इस अगर मरीन एनिमल की बात करें, एनिमल की जो जल में रहते हैं जलचर, तो क्या उनके लिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं? जो हम लोग फिशिंग करने जाते हैं उसका जो ट्रॉल होता है, यानी ट्रॉलर, यानी ये जाल, तो जाल हम लोग का जब खराब होता है तो हम क्या उसको लाके बाहर फेंकते हैं? इतना भी ज्ञान नहीं होता है लोगों को, वो डंप कर देते हैं कहाँ पे? जहाँ पे छोड़ते हैं, तो ओशियन में ही इसको फेंक के चले जाते हैं। उस ओशियन से ये देख रहे हैं पिक्चर, ये फंसा हुआ है कछुआ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे पृथ्वी पे? तो सारी चीजें एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड हैं, वही साइकिल की मैं बात कर रहा हूं। तो जब तक अगर ये एक प्रकार से ही चीजें चलती रहेंगी कि एक कंट्री प्लास्टिक फ्री हो गई, दूसरी कंट्री प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ग्लोबली इनिशिएटिव और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता यहाँ पे बताई गई है, उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा रिसाइकलिंग चीजें हैं तब जाकर के सिचुएशन कुछ हद तक सही होगी। सोर्स ऑफ द प्लास्टिक को यहाँ पे कट किया जाए कि प्लास्टिक को बहुत ज्यादा यहाँ पे न प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए न यूजेज को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम एंड कर सकते हैं, लेकिन सही प्रकार से इफेक्टिव तरीके से कार्य होगा तो। ऑयल और पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग की बात करें तो उनका भी यहाँ पे यही प्रपोजल निकल के आ रहा था, बहुत सारी बातों को अगर कंसीडर करें तो। यहाँ पे जो चीजें फ्रेमिंग चल रही है प्लास्टिक पोल्यूशन प्रॉब्लम को लेकर कि कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं, तो उसमें जो रेगुलेशन है प्रोडक्शन पे वो क्या चल रहा है, तो 2022 तक रिजोल्यूशन बनी थी एक उद्देश्य से कि हमें एंड करना है क्या, प्लास्टिक के पोल्यूशन को। लेकिन क्या चीजें हुई, क्या 24 तो आ गई। तो यहाँ पे इंडिया का भी एक अहम रोल है बहुत सारे कंट्री के साथ कि ये प्रोडक्शन को कट्स करेगी, लेकिन इंडिया भी सही प्रकार से एक्शन कर पा रही है क्या? कोने कोने पे प्लास्टिक, भारत में भी चीजें मौजूद हैं, तो इसकी कैपेसिटी भी बहुत कम है रिसाइकल करने की। किसकी? इंडिया की। 1/3 प्लास्टिक वेस्ट ऐसे ही बच जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। 1/3 हम लोग रिसाइकल ही नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो परमानेंट यहाँ पे एक्सक्यूज और डिले जो चल रहा है वो बहुत हद तक हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, इकोलॉजी और मरीन इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा। यही चीजें यहाँ पे बात कर रहे हैं, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बात करी जा रही है जो आपको इम्पैक्ट करेगा। अब ये तो चीजें हो गई कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मरीन से लेके लैंड तक और ह्यूमन तक। अब ह्यूमन को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ चीजें से आ रही है। आपका प्लास्टिक बोतल से यहाँ पे नैनो प्लास्टिक या फिर माइक्रो प्लास्टिक की बात कर लें हम, निकल के आती है आपके जल में और जल से आपके शरीर तक चीजें जा रही हैं। देखिए बियर की बोतल प्लास्टिक की हो तो भी इसमें जा रही है, शुगर प्लास्टिक के बैग में आ रहा है तो भी इसमें जा रही है, बर्ड्स को आप कंज्यूम कर रहे हैं तो भी प्लास्टिक, क्योंकि ये प्लास्टिक कंज्यूम करे हुए हैं, इनके पेट में प्लास्टिक है। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे काऊ हैं, मिल्ची के एनिमल जो दूध देते हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार की चीजें हैं। तो जो फिशेस हैं ये ट्रॉल करके कहाँ से आए हैं? रिवर, ओशियन, वेटलैंड से, और इसमें क्या है? प्लास्टिक डंपिंग है। तो आपके पास ये प्लास्टिक माइक्रो पहुंच रहे हैं। सरफेस वाटर आपका जो नीचे आप लोग ग्राउंड वाटर तक पानी को स्टोर कर देते हैं कि वहाँ पे
रूफ टॉप सिस्टम है, जो बरसात हुई उस बरसाती पानी को यहाँ पे किसके द्वारा, प्लास्टिक वाले पाइप के द्वारा। तो यहाँ पे भी पानी यही है, बाद में इसी पानी को आप पिएंगे। टेबल सॉल्ट ये भी प्लास्टिक के पैकिंग में आती है। हनी आपका प्लास्टिक बॉटल में आता है। तो क्या आप प्लास्टिक बॉटल में नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारा इम्पैक्ट निकल के आ रहा है। इरिटेशन इन आईज, विजन फेलियर, हेडेक, डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस आ रहा है, थायराइड, कफिंग, स्वेलिंग हो जा रही है, लंग प्रॉब्लम हो रहा है, डायरिया, वोमिटिंग, उल्टी, ये सब चीज़ें आ रही हैं। हेल्थ प्रॉब्लम, स्किन डिजीज आ रही हैं, और इनफर्टिलिटी तक प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर भी हो रही है यहाँ पे। तो ये सब प्रॉब्लम है। लीवर डिसफंक्शन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जा रही है। तो हर प्रॉब्लम यहाँ पे प्लास्टिक से निकल के आ रही है लगभग अगर सही मायने में देखा जाए तो। आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट करके आपके जो मेन ऑर्गन है बॉडी को, उनको इम्पैक्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम चलते रहें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है दोस्तों। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं इस एडिटोरियल में। काफ़ी प्यारा एडिटोरियल था ये, इसको अच्छे से मैं आपको निकाला। अब इसके सलूशन को अगर देखा जाए तो आपको मैं इस वीडियो में कुछ सलूशन भी दिखा रहा हूँ। ये सलूशन आप देखिए कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने इस पे अपना विचार को रखा है और क्या किया जा सकता है उस चीज को भी समझिए आप। अब चलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कि 8 वेज टू ओवरकम द वेस्ट पोल्यूशन क्राइसिस। कैसे हम इस पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं, इस क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं, वो यहाँ पे मेंशन करी गई है। सबसे पहले आपको जो फूड वेस्ट होता है उसको सही मायने में कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको प्रोमोट करना पड़ेगा अर्बन एग्रीकल्चर कि किस प्रकार से जो फूड वेस्ट हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री से लेके फार्मिंग, ग्रीन फार्मिंग, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये कंज्यूमर्स को अवेयर कराएं ताकि किस प्रकार से जो वेस्ट मटेरियल है वो इम्पैक्ट कर रही है। बड़े ज़्यादा तबके पर ये चीज़ें इंटरग्रेटेड हैं अगर लार्ज स्केल पे हम ये चीज़ें देखें तो। उसके बाद अगर आएगी तो टेक्सटाइल वेस्टेज, जो बहुत सारे टेक्सटाइल वेस्ट हैं, कपड़े उद्योग की यहाँ पे बातें करी जा रही हैं। तो 1% ऑफ मटेरियल यूज होता है ये प्रोड्यूस करने के लिए कि ये इसका रिसाइकल हो पाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अवॉइड करना पड़ेगा, आपको सही प्रकार से देना पड़ेगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको रिसाइकल करने के लिए ही देना पड़ेगा, यानी रिसाइकल का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। नेक्स्ट बात करी जा रही है कि रिड्यूस करिए रिसोर्स, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उस रिसोर्स को कम करिए, तब जाकर के ये चीज़ें क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस को, पोल्यूशन वेस्ट को कम कर पाएगा। दूसरा, आपको क्रैक डाउन करना पड़ेगा प्लास्टिक के पोल्यूशंस को, खास करके 85% जो सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल है, कंटेनर है, पैकेजिंग मटेरियल है, जो भी ऑनलाइन मटेरियल से आ रहे हैं, उसको हम चेंज करेंगे क्या, डिग्रेडेबल प्रोडक्ट में। यानी ऐसी आपकी जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, डिलीवरी आ रहे हैं, वो डिग्रेडेबल मटेरियल से पैकेजिंग हो गया है, ना कि प्लास्टिक से। तो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करी जा रही है और भारत में भी बात करी जा रही है कि 50 माइक्रोन से नीचे की जो प्लास्टिक है उस पर बैन लगाया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। वही चीज़ें जा करके परकोलेट हो जाती हैं अंडरग्राउंड वाटर में और वहाँ से निकल के आती हैं हर जगह के, मरीन एनिमल से लेकर के ह्यूमन बींग तक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। हैजार्डस वेस्ट को सही प्रकार से कलेक्ट किया जाए। बेसल, रॉटरडम, स्टॉकहोम, ये जो कन्वेंशन है बहुत प्रकार से इसी से जुड़े हुए हैं, ये हैजार्डस वेस्ट से, ट्रांसबाउंड्री वेस्ट से, ये केमिकल और इंडस्ट्री वेस्ट से। तो ये इसको मैं कई बार बताया हूँ, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अपनी सिटी को किस प्रकार से मैनेज किया जाए और वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको सही लगी होंगी कि किस प्रकार से आप सब्जी खरीदने भी जाएं तो एक बैग लेके जाएं, ना कि प्लास्टिक पे रिलाई करें। तो ब्रॉड एस्पेक्ट को कवर करना है तो सभी को अवेयर होना पड़ेगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल पे, जो कॉस्टली मिस कैलकुलेशन बोला गया है। बात करी जा रही है साउथ कोरिया की, जो छोटे से आर्टिकल में पहले पेज पे मैं दिखाया था। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को अब तुरंत रिजाइन करने की आवश्यकता बताई जा रही है एडिटर के द्वारा कि तुरंत उनको रिजाइन करना चाहिए साउथ कोरिया में। इनका नाम युन सुक यूल है। रिसेंटली ये प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं और बहुत ज़्यादा फेमस
कह रहे हैं कि है भी नहीं। तो इनको क्या इश्यू निकल के आ रही है, इन्होंने कर दिया है यहाँ पे एक प्रॉब्लम। क्या वो प्रॉब्लम है, तो याद करिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अच्छा, क्या आप इस नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं? अगर आपको पता हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों हमको, क्योंकि आपका इंटरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बहुत हद तक याद नहीं रहेंगी। इंटरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन का मतलब हो जाता है बाद में आपका रिवीजन भी हो जाता है। यहाँ पे इंटरेक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बॉर्डर को किस नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पे चलते हैं इश्यू पे सीधे और समझेंगे क्या साउथ कोरिया में इश्यू निकल के आया जो प्रेसिडेंट यून सुक यूऑल की रेजिग्नेशन मांगी जा रही है। उन्हीं के पार्टी ही मेंबर, लोग कंजर्वेटिव पीपुल पार्टी से निकल के आ रहे हैं, उन्हीं के मेंबर यहाँ पे ये बात बोलते हुए भी नजर आ रहा है, यानी उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, याद रखिएगा। तो साउथ कोरिया की बात करी जाए जो कि नॉर्थ कोरिया की अलग आइडियोलॉजी से निकल के आता है, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट फोर्स नॉर्थ कोरिया में और साउथ कोरिया की बात करें तो ये अलग अपनी आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। इनकी आइडियोलॉजी बहुत ही रिजिड आइडियोलॉजी है, एक तानाशाह की तरह, डिक्टेटरशिप की तरह ये चीजें कंट्री चलती है। तो यहाँ पे क्या इश्यू निकल के आई, तो इन्होंने सीधे कुछ लोग यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। याद रखिएगा, इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया पार्लियामेंट के सामने। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ गया। कहा जा रहा है कि इस प्रकार की चीजें साउथ कोरिया में कहाँ पे देखी गई थी, जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का इश्यू निकल रहा था तो मार्शल लॉ लगी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इश्यू निकल के आ रहा है, इसीलिए इनको अब यहाँ पे कहा जा रहा है इनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट प्रोसेस होगा। यहाँ पे कुछ लोगों ने पार्लियामेंट बिल्डिंग की यहाँ पे ब्रेविंग सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे वोटेड किए हैं, तो 190 इन्हीं के विरुद्ध में यहाँ पे निकल के आ रहा है। कोई भी इनके सपोर्ट में चीजें नहीं निकल के आ रही है। मजे की बात यही है। तो अपोजिशन अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है, इस प्रकार का यहाँ पे कंट्रोल नेशनल असेंबली में यहाँ पे 2022 में ये इनको लिए थे, इनका रिजीम आया था यून सुक यूऑल का 2022 में। बाद में अगर देखा जाए तो इश्यू निकल के यही आ रहा है कि अब इनका इम्पीचमेंट होगा, मतलब लगभग मान के ही चलिए। अब देखिए इतना बड़ा ये बात कहा जा रहा है कि अपने पैर पे ये स्वयं ही कुल्हाड़ी मार लिए हैं यून सुक यूऑल जी। अब देखते हैं क्या चीजें निकल के आती हैं, वो आप तक चीजें मिलेंगी। प्रेसिडेंट यहाँ पे मार्शल लॉ कर दी है क्योंकि वायलेंट प्रोटेस्ट होने वाला था, इसलिए वो बोले कि हम मार्शल लॉ लगा रहे हैं। हालांकि जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी उनके अगेंस्ट में आ गए और जो उनके भी लीडर हैं, उनके मेंबर हैं, वो भी अगेंस्ट में आ चुके हैं। तो यही प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब इनको रिजाइन करने की बात बोली जा रही है, देखते हैं क्या चीजें होंगी, वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है दोस्तों। नया इस एडिटोरियल की अगर डिटेलिंग को देखेंगे और समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। बात करी जा रही है कैश, बहुत बड़ा वर्ड है, और ट्रांसफ़र, ये दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल आपको स्कीम में देखने को मिल रहा है। खास करके किसको टारगेट करने के लिए, वेमेन ऑफ इंडिया को टारगेट करने के लिए। किस क्षेत्र को लेकर के, तो पॉल बैंक, यानी वोटिंग से रिलेटेड ये चीज़ें हो गई हैं। अब वोट बैंक के चक्कर में क्या हम लोग कैश ट्रांसफर करेंगे वुमेन को, क्या ये एथिकल है, क्या ये अनएथिकल है, क्या ये पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं है, क्या ये सच में वेलफेयर कल्याण के लिए है, क्या ये पॉल बैंक से रिलेटेड इसका कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो क्वेश्चंस अपने आप में ही रेज करता है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इलेक्शन हो गए। झारखंड में वहाँ की रीजनल गवर्नमेंट मुक्ति मोर्चा निकल के आई, महाराष्ट्र में एनडीए गवर्नमेंट निकल के आ रही। दोनों गवर्नमेंट अपनी अलग अलग स्कीमें निकल के आई। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 1500 रुपए वुमेन को प्रति महीने दी जाएगी, जो भी आधार लिंक अकाउंट से यहाँ पे है, तो जो एलिजिबल है उसको मिलेगी 1500 रुपए महीना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कहाँ पे, आपके महाराष्ट्र में। वहीं झारखंड में निकल के आया है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। याद रखना,
मैया सम्मान योजना, 1,000 रुपए पर वुमेन को, जो भी एलिजिबल हैं उनको ये चीजें प्राप्त होंगे। ये इलेक्शन से पहले वाली चीजें तुरंत आ जाती है। किस चीज के लिए? क्योंकि जो वोटर है, किसकी, वुमेन की वोटर कैपेसिटी, ये कहीं ना कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा ली है। इसके कारण वुमेन को टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है। किसके द्वारा? जो भी यहाँ पे कैंडिडेचर हैं, इलेक्शन कैंडिडेट उठ रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और पार्टी यहाँ पे उसी चीज पे फोकस कर रही है। यही पूरे आर्टिकल में बताया गया। रिसेंटली बात करी जाए तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर यहाँ पे हुआ है और एक्सिस बैंक की बात करें तो 14 स्टेट ऑलरेडी इस प्रकार की इसकी स्कीम निकाल के लाई है। कैश ट्रांसफर स्कीम हो रही है और वुमेन की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इस स्कीम से, क्योंकि बात करी जाए तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इस प्रकार की चीजों को अनुभव कर रहा है कि वुमेन का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? रिसेंटली पार्लियामेंट के अमेंडमेंट हुआ था कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भी होगा। तो वुमेन का रोल अब इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि वो काफी हद तक अपना वोट का इस्तेमाल भी अब कर रही है। पहले कास्टिंग वोट की उतनी होती नहीं थी और 47% से लेकर 24 में 66% तक वुमेन का अब रोल वोट बैंक में हो गया है। यानी वो वोट करने के लिए बाहर निकल के आती हैं अब। तो इसीलिए इनको भी अब लुभावना अट्रैक्टिव स्कीम यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलने वाला है और मिल भी रहा है। उसी चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। नारी शक्ति की बातें करी जा रही हैं। रिजर्वेशन बिल भी आया है, उस बिल को लेकर के काफी 1/3 की बात बोली गई थी। लेकिन क्या बाईपासिंग किया जा रहा है मिडिल मैन को? यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पे होता है, जिसके कारण सीधे उनके अकाउंट में आ जाता है और यहाँ पे कोई भी बिचौलिया नहीं होता है, तो उनको लाभ हो जाता है मिडिल मैन को क्रॉस करके। पहले क्या पैसा आता था 1 रुपए से, राजीव गांधी बोले हैं ये बात, तो आपको आप तक पहुंचते पहुंचते शायद 25 पैसे या 10 पैसे ही पहुंचते थे। सादे ये जो मिडिल मैन है यहाँ पे वो पैसे खा लेते थे। अब यहाँ पे उस करप्शन को कम किया जा रहा है, जो कि हर कोने कोने में ये चीजें हैं, यूबिक्विटस, हर जगह करप्शन फैला हुआ है। उसी को कम करने की बात करी जा रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, जो कि सिटीजन को इंपावर करेगा। तो ये बात तो सही है, आप ट्रांसफर कर रहे हैं जिसको नीड है, लेकिन यहाँ पे दूसरा एंगल निकल के आ रहा है कि कैश ट्रांसफर आसानी से हो भी जा रहा है सही मायने में, और ये जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं वो मिल भी जा रहा है। लेकिन क्या सच में इम्प्रूव कर रहा है स्टेट की? इस स्कूल और हॉस्पिटल के बारे में हम नहीं सोचेंगे? क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी के बारे में नहीं सोचेंगे? हम केवल कैश ट्रांसफर की बात करेंगे, वो भी क्या इलेक्शन से पहले बस? तो ये चीजें संभव नहीं है। एक वेलफेयर सोसाइटी ऐसे बन ही नहीं सकती, यही यहाँ पे बात बोली जा रही है। तो हमें अपनी पूरी की पूरी चीजों को पॉपुलिस्ट स्कीम बना के रख दिया है, लुभावना स्कीम बना के दी गया। एक ठीक वैसे ही है दोस्तों, मान के चलिए आप मेरा ये काम कर दीजिए, आपको मैं 1,000 रुपए दे दूंगा, या फिर 1,500 रुपए दे दूंगा। आप मेरा ये काम कर दीजिए, आपको मैं 1,500 रुपए दे दूंगा पर महीने। तो ये कुछ इसी प्रकार का है। इसमें वेलफेयर कहाँ दिखा? वही बात बोली जा रही है। कोर इशू यही निकल के आ रही है कि बड़े प्रॉब्लम को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, वेलफेयर लैंडस्केप की तरफ फोकस करना पड़ेगा। ये तो समय ही बताएगा, आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जो भी पॉलिसी बन रही है यहाँ पे, खास करके जो भी आपका पॉपुलिस्ट स्कीम है। पॉपुलिस्ट स्कीम क्या होता है? यही लुभावने वाले टर्म, 1,000 दे देंगे, 2,000 दे देंगे, टीवी दे देंगे, मिक्सर ग्राइंडर दे देंगे, साइकिल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, टैबलेट दे देंगे। ये पॉपुलिस्ट स्कीम में चीजें आती हैं। पॉपुलिस्ट स्कीम इतना जल्दी से फेमस हो जाती हैं और वोट बैंक आपका तैयार हो जाता है। तो इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। इससे वेलफेयर कहाँ हुआ? यही बातें बोली जा रही हैं। तो ये बहुत बड़े स्तर पे अगर सोचेंगे तो यहाँ पे उन्हीं का ही घाटा है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको क्या नहीं मिला? हॉस्पिटल नहीं मिला, हेल्थ नहीं मिला, सैनिटेशन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, वाटर क्लीन, ये सब प्रॉब्लम उन्हीं को फेस करना पड़ रहा है। और मिडिल क्लास और लोअर क्लास इससे बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। तो इसकी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी को, स्टेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे कैश ट्रांसफर सही है कुछ हद तक,
आप इस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रकार से ये बैंडेज है, एक घाव पे बैंडेज ही है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें चलेंगी तो कहीं न कहीं इन्फेक्शन ही फैलेगा और ये सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं हुई तो हमें ये सब चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी लड़की बहन और मैया सम्मान योजना चल रहा है, इसके नियम को, इस गेम को हमको समझना पड़ेगा और इसका आंसर ढूँढना पड़ेगा कि क्या सच में फ्यूचर में ये वेलफेयर स्कीम रिलेवेंट है या नहीं, इसका उपयोग है भी या नहीं। तो हमको ये सब चीज़ समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आशा करते हैं ये प्यारा एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ, उसको देखेंगे और समझेंगे क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बात करी जा रही है 2.4 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है टोल प्लाजा। टोल प्लाजा क्या होता है? जब भी आप जाते हैं कोई भी टोल टैक्स यहाँ पे, तो बड़ी गाड़ियाँ खास करके 4 व्हीलर, ट्रक्स, बसेस, इनको पे आउट करना होता है, वो फास्ट टैग से कट जाता है। याद रखिएगा, फास्ट टैग रेडियो टेक्नोलॉजी है जो आपके शीशे के ऊपर लगी रहती है, ग्रीन कलर की, उससे बारकोड होती है, वो बारकोड तुरंत स्कैन कर लेता है और आपका कुछ ही सेकंड में गाड़ी पार कर देती है, यानी गेट खुल जाता है, गाड़ी आपकी क्रॉस हो जाती है। पहले रुक के यहाँ पैसे कटवाने पड़ते थे, वो अब सिस्टम खत्म हो गई है। यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में फास्ट टैग नहीं है तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा कैश के रूप में। अब यहाँ पे उसी कलेक्शन की बात करी जा रही है जो सर्ज आउट हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2.4 लाख करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होता है। मोर देन बात करी जा रही है 98% ऑफ द पेमेंट जो रिसेंट अभी हुआ है वो फास्ट टैग से इस्तेमाल करके हुआ है। ओवर 10 करोड़ टैग अभी इशू किए जा रहे हैं, 10 करोड़, याद रखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और भारत में अगर इसकी बैकग्राउंड हम अभी देखें तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस चीज़ को रेगुलेट करती है, जो किसके अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आती है। तो जल्दी से देखेंगे इस चीज़ की बैकग्राउंड डिटेलिंग। NHAI ही कलेक्ट करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑटोनोमस एजेंसी है किसके अंदर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 95 में इसकी स्थापना होती है। एक्ट कब आता है? 88 में एक्ट आता है और 95 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? NHAI। ये रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी लेता है मैनेज करने के लिए रोड नेटवर्क, 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की बात करें, और नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसी के अंतर्गत ये कार्य करती है। जबकि ऑटोनोमस बॉडी भी है ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ये साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसरो के साथ कि जो भी सैटेलाइट की मैपिंग है वो होती रहे, तो इसरो इसके साथ कार्य करता है। हेडक्वार्टर दिल्ली द्वारका में है। योगेंद्र नारायण 88 में पहले चेयरमैन होते हैं। इस पहला प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट आता है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, जो 300 बिलियन के आसपास चलता है। इसी का पोर्शन होता है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो अगर भारत ये है आपका, बहुत अच्छा तो नहीं बन पाएगा दोस्तों, लेकिन ठीक है, ये भारत है तो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पे इस रोड को कनेक्ट करता है। और क्वाड्रिलेटरल वाला, ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल भी इसको बोलते हैं। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ट्रायंगल है, इसी को कवर करता है, जिसको चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई कनेक्ट करती है इसको। इसका लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पे इंडिया में माना गया और 5th लॉन्गेस्ट वर्ल्ड की ये कंप्लीट हुई है 2012 में। तो 2001 से शुरू होती है, 2000 में अप्रूव होती है, 2001 से शुरू हो जाती है, 12 तक कंप्लीशन होती है। तो काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ से कलेक्शन देखिए कैसे, यही गोल्डन ट्रायंगल है जो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कलेक्शन देखिए, 2016 में देखिए कहाँ पे थे हम लोग 16 में, यानी 15 साल 10 साल अगर पहले चले जाइए तो देखिए हम लोग बहुत ही नीचे थे। आज की डेट में यहाँ पे कलेक्शन देखिए कैसे बढ़ा हुआ है। ये फास्टैग कलेक्शन है और ये अमाउंट कलेक्टेड है। तो फास्टैग कलेक्शन यहाँ पे बढ़ा है 10 करोड़ के आसपास। सबसे ज़्यादा टॉप कहाँ पे निकल के आ रहा है? उत्तर प्रदेश 32,000 के आसपास, उसके बाद राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। ये करोड़ ऑफ द कलेक्शंस रुपीज बताया जा रहा है। NH48 से सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिल्ली चेन्नई में चल रहा है 24,000, और NH44 से श्रीनगर कन्याकुमारी 23,000,
उसके बाद कोलकाता चेन्नई 21,000, ये सब करोड़ ऑफ रुपीज बताए जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे बड़ा जोड़ टोल प्लाजा 202 करोड़ रुपए, इसी कुछ महीनों में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की कलेक्शन देखी गई है इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घरौंडा टोल प्लाजा और हरियाणा जो 256 करोड़ के आसपास कलेक्ट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे कंसीडर करनी होगी। आशा करते हैं जो बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया और जो इसकी डिटेलिंग दिया वो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आपसे मेरा निवेदन है कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे जरूर से शेयर कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये वीडियो उन तक आसानी से पहुंच जाएगी जो इसकी रिक्वायरमेंट रखते हैं, उनको आसानी से ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी। और आपके लव और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कास्ट सेंसस की बात करी जा रही है। यह एक यूजफुल एक्सरसाइज है क्या, इसी पे प्रश्न उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, कास्ट सेंसस पहले अगर बात करी जाए तो कहा जा रहा था जब 1871 में पहला सेंसस हुआ तो यहाँ पे मायो के समय में हुआ, याद रखिएगा, लॉर्ड मायो के समय में हुआ। तो इन्होंने कराया था अपनी पूरी डिटेलिंग सेंसस, और जो कंप्लीट यहाँ पे सेंसस हुआ 1881 में सेंसस रिपोर्ट यहाँ पे निकल गया है, वो प्लोडेन साहब ने कराया। तो इसके हेड कौन थे? चीवल प्लोडेन, यहाँ पे इन्होंने कराया। तो यहाँ पे कहा गया था कि नो अटेम्प्ट विल बी मेड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एज टू कास्ट और ट्राइब ऑफ पॉपुलेशन। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ट्राइब, पॉपुलेशन, कास्ट का यहाँ पे डिटेलिंग नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इश्यू निकल के आता है। यही चैलेंजेस यहाँ पे इतिहास से निकल के आया है कि किस प्रकार से इंडिया को आगे फेस करना चाहिए। बहुत सारे इश्यू निकल के जो कास्ट को लेकर के आता है। तो कास्ट सेंसस अपने आप में उसकी बहुत सारी नीड है, हो सकती हैं, और बहुत सारे उसके कॉन्स यानी कमियां भी हो सकती हैं। उसी चीज को लेकर के यहाँ पे बात करी जा रही थी। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड देखा जाए तो 10 साल में सेंसस होता है भारत में, जो अभी आपका 21 में होना था, तो अब 26 में शायद रिपोर्ट रिलीज होगा। 16वां सेंसस आने वाला है। 31 क्वेश्चन इसके अंदर रखी जाएगी। 10 साल में होता है ये। 1872 में लॉर्ड मायो के समय में हुआ था, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस की बात करें तो 1881 में। रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कंडक्ट कराते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, और 1951 में कंडक्ट कराई गई थी 1948 सेंसस ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट के अंतर्गत ये चीजें कराई गई थी। 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट ये बाइंड नहीं करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि आप कंडक्ट कराइए कंसेंसस एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पे। तो याद रखिएगा, इसीलिए सरकार के पास समय होता है, और कोविड-19 की वजह से ये वैसे ही एक्सीड टाइम हो गया। पिछला सेंसस 11 में हुआ था यहाँ पे, अब 21 में होने वाला है। 21 वाला 26 तक आएगा। तो याद रखिएगा, कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन हुआ था। 1951 में पहला इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये सेंसस हुआ था, और 9th है आफ्टर 1872। 1872 में पहला हुआ था, कंप्लीट हुआ था 1881 वाला। तो याद रखिएगा, 1881 वाला ये पहला कंप्लीट फर्स्ट सेंसस हुआ था। लेकिन सबसे पहला अगर केवल पूछ ले तो 1872। 1951 वाला यहाँ पे 9th से फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये कंप्लीट बात करी जा रही है। अभी जो आने वाला है 16वां आने वाला है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। और जब भी हम कास्ट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। देखिए कैसे कास्ट समय समय पे यहाँ पे बदल जा रहे हैं। तो 1921 की अगर बात करें सेंसस, तो यहाँ पे क्लेम कर रहा है छत्री और छत्री, राजपूत, वैश्य, ठाकुर, वैद्य और वैश्य। तो ये जो चेंज इन कास्ट है ये क्लेम इन्फ्लुएंस नहीं करता है रिजर्वेशन पॉलिसी को एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट से। तो ये चीजें याद रखिएगा। 31 में यही चीजें सेंसस क्लेम करता है। ब्राह्मण, मतलब ये जाति को ही बात कर रहे हैं, ब्राह्मण, वैश्य, फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं, कैसे सेंसस में ये चीजें बदल जा रही हैं कास्ट के नाम पे। तो ये चीजें याद रखिएगा जो मुझे आपको बतानी थी। अगर सही मायने में देखा जाए, वैकेंसी एंड वेटिंग टाइम फॉर लास्ट पॉपुलेटेड कास्ट बेस्ड यूपीएससी एवरेज एनुअल वैकेंसी
1000। तो किस हिसाब से कास्ट के आधार पे वैकेंसी भी निकल रही है उसको भी अगर देखें तो 1931 सेंसस में नंबर ऑफ कास्ट 4000 थे, और यहाँ पे नंबर ऑफ कास्ट जो लिस्टेड है मिनिस्ट्री के अनुसार रिजर्वेशन पे 6000 के आसपास है। 2011 के आसपास यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, तो यहाँ पे 46 के आसपास 46 लाख के आसपास चीज़ें निकल के आई थी। तो ये कास्ट इतने सारे हैं, तो इतने सारे कास्ट हैं, उनको किस हिसाब से हम पॉपुलेशन के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये अपने आप में ही बड़ा नंबर है, प्रॉब्लम निकल के आ रही है। मिनिमम वैकेंसी जो रिक्वायर्ड है वैकेंसी एटलीस्ट, तो वो यहाँ पे एक कास्ट पे यहाँ पे निकल के आ रहा है 4147 और 1,40,845। तो ये नंबर निकल के आ रही हैं। अगर ईयर वाइज रिक्वायर करें कि एक वैकेंसी एटलीस्ट होनी चाहिए कास्ट के ऊपर, तो यहाँ पे 5 ही निकल के आ रहा है, 141, 6, 141। ये देखिए कितने कम हो जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं लूप होल बहुत बड़ा है, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अगर सही मायने में हम देखें तब जा करके हमें चीज़ों को सुलझा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इरास्मस प्राइज बहुत ही ऑनरेबल प्राइज है, यहाँ पे इनको प्राप्त हुआ। अमिताभ घोष बहुत अच्छे यहाँ पे राइटर हैं। इनको किस बुक के लिए मिला है, तो इमेजिनिंग अनथिंकेबल, इस बुक के लिए 2024 में इरास्मस प्राइज इनको मिला है। याद रखिएगा, इनका बुक इमेजिनिंग अनथिंकेबल 2024 का यहाँ पे, और एम्स्टर्डम नीदरलैंड, यहाँ पे रॉयल पैलेस में इनको ऑनर किया जा रहा है। तो ये भारत के लिए सम्मान की भी बात हो जाती है। दूसरा जो निकल के आ रहा है, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी को यहाँ पे रोक दिया गया यूपी के संभल गांव में। रिसेंटली आप सभी को पता चला ही होगा कि यूपी के संभल गांव में यहाँ पे कुछ माइनर कम्युनिटी के ऊपर गोली हुई थी। गोली में कुछ यहाँ पे यूथ और वहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। लगभग 4 से 5 लोग वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। उसी चीज को यहाँ पे ये राहुल गांधी निकल के गए, लेकिन इनको गाजीपुर से आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, उसी बाउंड्री पे रोक दिया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कह रहे हैं कि मैं LOP हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, तो हमारा अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं कि हमें अधिकार है, हमको ये अधिकार मिलना चाहिए। और जब दंगा हुआ उसके 10 दिन के आसपास तक ये नहीं गए, तो उसके बाद जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनको जाने तो देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट अपोजिशन अपना अगर कार्य नहीं करेगा तो हम कैसे मान लें कि चीज़ें बैलेंस तरीके से बनी है। LOP लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर बात करें, और जो रूलिंग पार्टी है केवल उन्हीं की अगर बात सुनेंगे तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी, ये यहाँ पे रोल निकल के आ रहा है। तो इनको रोक दिया जा रहा है वहाँ जाने से, यहाँ से वो रिटर्न चले भी नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही निकल के आ रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहाँ पे रोक लिया गया। क्या इनके रोक देने से ही हम इन सब चीज़ों को सही प्रकार से ठहरा सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ें होनी चाहिए? तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम बात करें, इस भारत की इतनी अच्छी सेकुलर इंटीग्रिटी, सोशल डेमोक्रेसी वाली चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए और अधिकार देना चाहिए। आपको भेजना है तो आप इनके साथ अपना पुलिस सिक्योरिटी भेज सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है कि कुछ भी छोटे मोटे इश्यू हो सकते हैं तो आप इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी कह रहे थे कि हम अकेले जाने के लिए तैयार हैं, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कोई, हमें जाने दीजिए। लेकिन इनको पुलिस रोक दी वहीं पे गाजीपुर के आसपास, और ये आगे नहीं बढ़ सके। आप लोगों का क्या यहाँ पे विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे नरगिस मोहम्मदी जो ईरान से निकल के आती हैं, ये नोबेल प्राइज विनर हैं, काफ़ी हाईलाइटेड हैं। इनको जेल से मेडिकल लीव दिया गया, छुट्टी दिया गया मेडिकल ग्राउंड पे। तो ये कुछ हफ्तों के लिए, जो कि यहाँ पे नोबेल कमेटी कह रही है कि इनको परमानेंट आप रिलीज करिए। इनके 18 साल का एक लड़का है, इनको 2 साल में एक बार इनसे बात करने को मिला है। तो ये देखिए इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। ईरान जब तक दोस्तों एक लिबरल आइडियोलॉजी लेकर के नहीं चलेगा तो अपनी 50% जो पॉपुलेशन होगी फीमेल की, उससे वो वंचित रह जाएगा। अपनी GDP में भी उनका लाभ नहीं उठा पा रहा होगा। तो इन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। लिबरलिज्म ये नहीं है दोस्तों कि किसी भी रूप से आप सोच रहे हैं कि आप फ्रीडम हो गए।
लिबरलिज्म का मतलब ये होता है, सही प्रकार से अगर देखा जाए तो आपको कम से कम इतनी इंडिपेंडेंसी मिलनी चाहिए कि आप अपना वर्काहोलिक जो भी कार्य है आप सही प्रकार से कर लें। तो ये एक लिबरल मेरी आइडियोलॉजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो ईरान अगर ये सब चीज़ें फॉलो करता है तो उसकी जो जीडीपी होगी दोस्तों, ये और अधिक बूस्ट अप हो सकती है और कंट्री अच्छी बन सकती है। बेहतर और बेहतरीन दोनों में अंतर है, अच्छी बनाया जा सकता है। नेपाल और चाइना दोनों लोग डील किए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेल्ट एंड रोड ये इनिशिएटिव कोऑपरेशन चाइना के साथ हुआ है। अभी रिसेंटली केपी शर्मा ओली विजिट किए थे चाइना में, तो निकल के ये चीज़ें आई हैं। आगे क्या होगा देखा जाएगा वो सारी चीज़ें। टोटल जो है इजराइल और हिजबुल्लाह यानी लेबनान और इजराइल में जो भी चीज़ें वार हुई, लगभग 4000 आसपास लेबनान में डेथ हुई है। सितंबर से और भी चीज़ें बढ़ गई थी, लेकिन बात करी जा रही है इसमें 316 बच्चे, 790 वुमेन, 82 सोल्डर, 47 सिविलियन, बहुत सारे लोगों की टोटल अगर देखा जाए तो डेथ हुई है रिसेंटली। और अभी रिसेंटली इजराइल और लेबनान आपस में बोल रहे हैं कि ट्रीटी हुई है, लेकिन देखिए कहाँ तक चीज़ें चलती हैं। लेबनान की अगर बात करें तो ये इजराइल से बाउंड्री टच कर रहा है, ये लेबनान और सीरिया से बाउंड्री टच कर रहा है। दोनों मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री टच करते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लोकेशन हो जाता है। इस वाले लोकेशन में काफ़ी इशू निकल के आ रही है, क्योंकि बमबारी लेबनान ने भी किया था और इजराइल ने भी किया था, दोनों का इशू निकल के आ रहा था। तो ये थी पूरी डिटेलिंग आज की द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 5 दिसंबर की दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी।